देखो फाइंड द नेट फ्लक्स, find the net flux through the square plate. Find the net flux through the square plate. ट्राई करना। डाल दिए हैं जी। हाँ, लेक्चर 12 है, देखो ना। किसमें देख रहा तू? यूट्यूब में देख। ऐप में डालना भूल। ए डिस्टेंस। यूट्यूब में देख लेना, वो सब उसी में डाला हुआ। इसका बताओ जल्दी आंसर। हमको नहीं पता, हमको आंसर बताओ पहले। 5Q/, ये बाकी लोग का नहीं। देखो, इस स्क्वायर प्लेट का इसका फ्लक्स कुछ इस साइड क्रॉस करेगा, नीचे के साइड कितना होता है? आ? इसका Q/24F। और इसका फ्लक्स ऊपर क्रॉस करेगा कितना? Q/6F। ये क्लोज्ड है कि ओपन है? ओपन है, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले थे कि ओपन सरफेस का फ्लक्स हमेशा क्या देना आंसर? पॉजिटिव है। लेकिन आप पहले ये देखो कि इस सरफेस से कुछ फ्लक्स नीचे जा रहा है और कुछ फ्लक्स ऊपर जा रहा है, तो जब नेट निकालेंगे तो दोनों को प्लस करना होगा कि दोनों को माइनस करना होगा? माइनस, ठीक है। Q/6 बड़ा है या Q/24? Q/6। तो फाइनल आंसर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट माइनस, यही आंसर आ रहा है। तो माइनस करने से कितना आ रहा है? 3Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आएगा Q/8 एप्सिलॉन, ये आंसर होगा। ये जानबूझ के हम इसलिए करवाए ना, क्योंकि देखो ओपन सरफेस में फ्लक्स हमेशा लास्ट में पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अगर एक उधर से क्रॉस करा रहा है ऊपर से, तो दोनों को माइनस करना होगा।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लिख लिया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अच्छा, गॉस लॉ इससे पहले हम लोग किस चीज के लिए यूज किए? गॉस लॉ हम लोग क्यों लगाते थे अभी तक? फ्लक्स निकालने के लिए। फ्लक्स पहले भी निकलता था और गॉस लॉ से भी फ्लक्स निकल रहा है, तो इससे फ्लक्स निकालने में क्या फायदा आ रहा है? आसानी से निकल रहा है। तो गॉस लॉ का एक फायदा हुआ कि फ्लक्स आसानी से निकल जा रहा है। दूसरा एप्लीकेशन लिखो कि जैसे कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकाल सकते हैं वो चीज लिखो। ठीक है, जैसे कि प्लस क्यू का आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अगर हमको निकालना है विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ, हम यहां पर एक क्लोज सरफेस लिए, क्योंकि गॉस लॉ कब एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा, उस क्लोज सरफेस का एक नाम भी है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अगर ये क्लोज सरफेस है तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फ्लक्स नेट। इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। और हमको पता है इसी फ्लक्स को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। और यहां पर एक ना गोल सा सिंबल होता है, कोई बता सकता है वो गोल सा सिंबल यहाँ क्यों होता है? यहां जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो किस सरफेस के लिए है? क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए यहां गोला लगा देते हैं। इस गोले का मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल, बस नोटेशन और कुछ नहीं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ क्लोज सरफेस हम स्क्वायर एक क्यूब भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, हम एक गोल सा ही क्यों लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड हर आर डिस्टेंस पर क्या रहता है? सेम। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और एक याद है कॉस थीटा भी होता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को ये बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड रहेगा और हर जगह एरिया वेक्टर भी बाहर की साइड रहेगा, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। दोनों के बीच कितना एंगल? 0 डिग्री। और ये यही होगा कि हर जगह होगा? हर जगह। और यहां से हर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट, इसलिए इस ई को बाहर ले लेते हैं। यानी कि हम ऐसा सरफेस लेंगे जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे? सेम। तो ई आ गया बाहर इनटू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीए को क्या लिखेंगे पूरा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। हम एक सिंपल तुमको बताएं कि हम गॉस लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल सकते हैं, इसको नोट डाउन करो। और अब कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गॉस लॉ के हेल्प से चाहिए। याद करिए कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे। एक लाइन चार्ज का, ठीक है, उसके बाद एक इनफाइनाइट शीट का। ठीक है, दो इसको उतारो, इसको डिराइव कर लेते हैं तुरंत।
नोट डाउन हो गया? नेक्स्ट लिखिए। हाँ हुआ? क्या हो गया? क्या बोल रहा है? नहीं हुआ कि नहीं हुआ? एक काम करो तो सब लोग लाइन चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो। मेन चीज है कि गॉसियन सरफेस क्या लेना है। अगर एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा, यहां से आर डिस्टेंस पर, तो हमको पता है हर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। अच्छा सिलेंड्रिकल अगर लेंगे ऐसा, ढक्कन लगाना है कि नहीं लगाना? लगाना होगा, क्योंकि बिना ढक्कन लगाए वो क्लोज होगा नहीं। तो यहाँ टोटल कितना सरफेस हो गया? 3, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। तो अब हम लिखेंगे नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का मतलब फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, तो इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हुआ होगा? तो बोल सकते हैं इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक का चार्ज जो भी होगा वही इंक्लोज हुआ होगा। यहां तक का चार्ज निकलेगा कैसे? क्यू। इसका लाइन चार्ज कितना है? लैम्डा। और कितना लेंथ है? एल। तो याद है क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये इंक्लोज हो गया। यहां पर हम फाई 1 और फाई 2 को 0 लिख रहे हैं, बताओ तो क्यों? क्योंकि याद है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाता है, और ऊपर वाले ढक्कन का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर। एंगल कितना? 90 डिग्री। जो हाल इधर होगा वही हाल नीचे भी होगा, इसीलिए दोनों का हम 0 लिख दिए। तो बचा सिर्फ कौन सा? क्यू इनक्लोज हो गया लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फाई 3 को लिखेंगे इंटीग्रेशन। ई इंटू, अच्छा इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होता है? तो इसका पेरीमीटर 2 पाई आर और लेंथ कितना है? एल। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल एल कैंसल हो गया, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बाय आर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये शायद यही फॉर्मूला होता था इनफाइनाइट वाले का। हो गया। नेक्स्ट किसका?
लिखिए इनफाइनाइट शीट। हाँ जी। अरे तुम कहाँ छूट जाता है रे। ठीक है, चलो इनफाइनाइट शीट का कर लो फटाफट। इसमें याद है सिग्मा होता था, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता था कि वेरिएबल? कांस्टेंट होता था हर जगह। तो सारे बुक्स में शायद यही लेते हैं। एक ऐसा सिलेंडर जो पूरे शीट को आर पार किए हुए, आधा उधर आधा इधर। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इतना ही चार्ज वो इंक्लोज किया हुआ है। टोटल कितना सरफेस है सिलेंडर में? 3, φ1 φ2 और एक कर्व सरफेस से φ3। बताना इसमें कौन सा फ्लक्स जीरो होगा? φ3 जीरो होगा, क्योंकि अगर वो कर्व्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो φ3 वाले के साथ कितना, φ3 वाले एरिया वेक्टर के साथ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो यानी यहां फ्लक्स सिर्फ किस किस से होगा? φ1 और φ2। और यहाँ एरिया वेक्टर इधर है, तो हम लिखेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। φ3 जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है हर जगह, तो डायरेक्ट लिख दे E इंटू ए सीधा, प्लस E इंटू ए इज इक्वल टू कितना चार्ज इंक्लोज है? इतना ही चार्ज इंक्लोज है। तो अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया कितना होगा? ए। तो चार्ज इंक्लोज हम सिंपल लिखेंगे सिग्मा इंटू ए। जैसे वहां लैम्डा इंटू एल, तो यहाँ क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ए कैंसिल हो गया, तो ई का यहाँ आ गया फॉर्मूला सिग्मा डिवाइडेड बाय कितना? हो गया नोट डाउन तेरा? हो गया, वाह बड़ा जल्दी कर लिया इस बार। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में इतना वो नहीं आएगा डिराइव विराइव करना, फॉर्मूला इनफ रहता है। बोर्ड्स के लिए पता चल गया सब कुछ कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक हॉलो स्फेयर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलते हैं? इसको गॉस लॉ से कैसे समझाओगे? गॉस लॉ के हेल्प से समझाना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कैसे समझाएंगे? तो हम बोलेंगे कि अगर हम एक अंदर ही गॉसियन सरफेस लिए, कैसा भी लिए, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स
इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, सब तो चार्ज बाहर है इसके, तो हम बोलेंगे अगर ई डॉट डी ए जीरो है तो यहाँ ई जीरो होगा कि डी ए जीरो होगा, ई जीरो, क्योंकि इसका एरिया तो कुछ है ही, तो हम बोलेंगे देयर फॉर ई इनसाइड कितना होगा इसी, तो यहाँ गॉस लॉ के हेल्प से बता सकते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अच्छा अगर बाहर बताना हो तो फिर से एक ले लेंगे गॉसियन सरफेस, उस समय चार्ज इंक्लोज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो फिर वही फॉर्मूला आ जाता है। इसको एक बार और रिपीट करें, जैसे अगर हमको समझाना, जैसे इससे पहले तो हम बता दिए थे और आप लोग मान लिए थे कि अंदर होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अब उसको ऐसे समझाना है कि देखो अंदर अगर हम कोई भी एक गॉसियन सरफेस ले, उस गॉसियन सरफेस से हम जानते हैं कि फ्लक्स चार्ज इंक्लोज्ड बाय कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसके अंदर कोई भी चार्ज है, चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, जीरो। अब इसका अगर इंटीग्रेशन जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, डीए तो जीरो है नहीं, तो जीरो किसको होना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ का कितना एप्लीकेशन हो गया, एक गॉस लॉ का हेल्प कर रहा है फ्लक्स निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। पैकेज है तुम लोग के पास, केस वाला पैकेज कोई नहीं लाया जी, हाँ ला, इसका बैग में ही रहता है हमेशा, देना। ठीक है, कंडक्टर्स, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ कर लो पहले। आपको फ्लक्स निकालना है सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से, ट्राई करिए, अभी हमसे कोई सवाल जवाब नहीं, क्वेश्चन है आप बनाइए, उसके बाद हम लॉजिक समझाएंगे फिर।
हमको फ्लक्स सिर्फ किससे निकालना है? कर्व सरफेस एरिया से, सिर्फ कर्व से। इधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो सिर्फ उस कर्व सरफेस एरिया से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर करेगा तो फ्लक्स, तो जीरो तो आंसर नहीं होगा। अब कितना फ्लक्स होगा वो आपको बताना है। चलो हम इसको बताएं, फिर बताते हैं ना। तो अच्छा, फ्लक्स निकालने का सबसे बेसिक प्रोसेस क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, यही होता था। हमको किससे फ्लक्स निकालना है? कर्व सरफेस से। तो कर्व सरफेस का अगर हम हर जगह एरिया वेक्टर बनाएं, भले इलेक्ट्रिक, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। भले हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन क्या हर जगह थीटा सेम है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। तो इंटीग्रेट फिर करना होगा हमको, और इससे बचना है। तो गॉस हमको कैसे मदद करेगा वो समझो ध्यान से। गॉस कब लगता है? जब सरफेस क्लोज्ड। तो हम अपने मन से इधर ढक्कन भी लगा दिए। और अब हम ये बोलेंगे कि देखो, इससे फ्लक्स φ1 और इससे फ्लक्स φ2, वो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। बताओ क्यों? याद करो, हम एक कंसेप्ट लिखाए थे, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो जीरो होता है इफ यूनिफॉर्म। तो φ1 प्लस φ2 कितना हो गया? जीरो। अब इस कंसेप्ट से हम क्या बोलेंगे, ये φ1 हो गया कर्व सरफेस वाले से, और φ2 हो गया उस प्लेन सरफेस से। भले हमको कर्व सरफेस से निकालने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन जब हम फ्लक्स इस φ2 के लिए निकालें, ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर ही होगा। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डी ए, और हर जगह एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ई किधर आ जाएगा? बाहर। और इसका एरिया, प्लेन सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, आ रहा है ना डिस्टेंस। तो यहां लिखेंगे ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स ई इंटू पाई आर स्क्वायर वो किसका आया? प्लेन सरफेस। तो हम यहां वही लिखेंगे कि कर्व सरफेस का भले हमको नहीं पता, पर प्लेन सरफेस का लिखेंगे ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और टोटल कितना है? जीरो। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस होगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लॉजिक सबको समझ में आया? अगर हम डायरेक्ट कर्व का इंटीग्रेशन से निकालने बैठे तो हमको इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन हम अगर एक बुद्धि लगाएं कि हम इसको पूरा एक क्लोज्ड मान लिए, और हम एक फैक्ट जानते हैं कि क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है? जीरो। तो हम दोनों का निकाल लिए, इधर वाला निकाल लिए, इधर का इतना आया, ये चीज। इसको नोट डाउन करो सब लोग।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे तेरा हो रहा है। सेम क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से, टोटल नहीं, जीरो, पक्का ना? क्योंकि ध्यान से देखो, पहले कर्व सरफेस एरिया ऐसे था तो इससे तो कुछ तो फ्लक्स पार हुआ, लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया ऐसे रखे हैं तो इस कर्व सरफेस से जितना एंटर हुआ उतना बाहर भी निकल गया, तो इससे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इससे फ्लक्स कितना है, जीरो। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है? खाली उसमें रोटेट कर दिया तो इससे फ्लक्स जीरो है, पर इससे फ्लक्स जीरो नहीं, इससे कुछ पार हुआ है पक्का, ठीक है? इससे बताना कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, वही होगा। यानी कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहता तो इंटीग्रेशन से कभी जिंदगी में आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो फैक्ट लगाए तो आंसर तुरंत आ जाएगा, और इसका आंसर यही होगा। यहां पर अगर हम ऐसा कोन भी लगा दे तो सेम, ठीक है? तो टेक्निक याद रखना ये वाला, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, टॉपिक डालिए, पूरा गॉस खत्म हो गया, टॉपिक डालिए, पर इस गॉस का इस्तेमाल हर जगह होगा, ठीक है? टॉपिक डालिए कंडक्टर्स, ठीक है? कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या फर्क होता है वो बताएगा हमको। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। और इंसुलेटर इंसुलेट करता है। चलिए उसके बगल वाला बोलिए। वेरी गुड, ठीक। तुम जी सेम क्या, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, अब सेम बोलो। इजिली फ्लो होता है और उसका फ्लो होता है। अच्छा ठीक है, उसका फ्लो करता है, तेरा इजिली फ्लो करता है।
हाँ जी तुम। हाँ, तेरा कैसे फ्लो करता है बता। अच्छा, तुम बताओ। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तुम। वाह भाई भाई सेम है। तुम बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है? ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। आपको सिंपल याद रखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव कर सके एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको कंडक्टर्स बोलेंगे। और जिसमें चार्जेस मूव ना कर सके उसको इंसुलेटर बोलेंगे। बस बात खत्म। अब चार्ज फ्लो होगा उसको करंट बोलते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं बोलना करंट फ्लो होगा तो ये वो, ऐसा कुछ नहीं। एयर क्या है? हाँ, एयर हवा होता है। लेकिन एयर क्या है, कंडक्टर की इंसुलेटर? तो अगर एयर इंसुलेटर है तो जब बिजली गरजता है तो बादल से बिजली धरती तक कैसे आता है? हाई वोल्टेजेस में वो इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो उतना लिखो, कंडक्टर्स में लिखो सिंपल सा डेफिनेशन। बॉडीज इन विच बॉडीज इन विच चार्जेस कैन इजिली फ्लो, आराम से फ्लो कर सके ना, फिर चार्जेस कैन इजिली फ्लो। ठीक है। अब कंडक्टर्स का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, एक एक करके सब प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और सबका रीजन पढ़ेंगे, सब कुछ। पहला प्रॉपर्टी कोई बता सकता है? लिखो, चार्ज ऑलवेज resides on the surface of the conductor। ठीक है, तो चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहता है कंडक्टर का। ठीक है ना? तो पूछेगा क्यों? अब बता इसका आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। कि अगर हम कोई भी एक कंडक्टर लिए, चार्ज हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, और हमको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो यानी कि अगर हम कोई भी एक गॉसियन सरफेस लें, कोई भी गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस से हम बोले कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। और हमको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फ्लक्स को भी कितना होना होगा? जीरो। और फ्लक्स अगर जीरो हो गया तो चार्ज इंक्लोज को भी कितना होना होगा? जीरो। तो इसका मतलब अगर चार्ज इंक्लोज जीरो है तो इसके अंदर चार्ज होना चाहिए कि सब इसके बाहर होना चाहिए? बाहर। इसलिए चार्ज हमेशा कहां रहता है? सरफेस। इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे लिख लो, देयरफॉर चार्ज इंक्लोज्ड इज जीरो। और इससे पहले लिख लो कि हमें पता है, वी नो दैट ई इनसाइड इज जीरो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हेलो। हेलो। क्या? क्या बोल रहा है? अरे रे रे रे, भुला
क्या हो गया? नेट चार्ज नहीं, हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ कितना होगा? प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू इसका टोटल है तो यहाँ कितना होगा? प्लस क्यू। यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू। टोटल 3 क्यू है, यहाँ कितना होगा? यही करना और कुछ नहीं। समझे सब लोग? तो कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सरफेस पे। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो हम लोग को पता ही है, वैसे लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे इसी से। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा? इस 1 पॉइंट पे जीरो होगा कि इस 2 पॉइंट पे जीरो होगा, या इसके अंदर कहीं भी जीरो होगा? फिर से लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये लिखा हुआ है। अब एक कंडक्टर बना ली, नहीं कंडक्टर के अंदर एक कैविटी था, तो पूछा ये गया है कि 1 वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि 2 वाले पे, कि दोनों पे जीरो होगा? क्या कहना है? कितने लोग 1 के पक्ष में होगा? सिर्फ 1 पे जीरो होगा। और कितने लोग ये पक्ष में कि नहीं सर, इनसाइड बोला है ना तो दोनों पे जीरो होगा, 1 पे भी 2 पे भी। आंसर लिखिए, यहां सिर्फ 1 पे ही जीरो होगा। 2 वाला पॉइंट क्या कंडक्टर के अंदर है कि कंडक्टर के बाहर है? बाहर है। तो यहां सिर्फ ए 1 पॉइंट पे ही जीरो होगा। 2 वाले पे जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है, लेकिन इस पे हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो। दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, और इसका एक्सप्लेनेशन हम आप ही से पूछेंगे। पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स, पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर, पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के कहीं भी कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कंडक्टर इज सेम, इज सेम। ब्रैकेट में लिखो, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ जाना कि उस सरफेस का हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम। अब तुम ये बताओ क्यों सेम? कोई बता सकता है पूरे क्लास में? एक बच्चा बता सकता, और तुम नहीं, तुम दो बच्चा बता सकता है, और कि क्यों हर जगह पोटेंशियल सेम होता है? चल तू ही बता। वाह, अति उत्तम। हाँ वही तो बात है, हाँ तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं रहेगा? तो फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है? ना, ना,
तू बोलता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखो कंसेप्ट है, फैक्ट आंसर देना है कि कंडक्टर्स के कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। चलो हम मान लिए जीरो होता है। आगे देखो यहां पर एक फॉर्मूला पढ़े थे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पढ़े थे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, तो dv का वैल्यू जीरो, और dv का वैल्यू जीरो का मतलब v कांस्टेंट। तो यहां से हम बोलेंगे कि अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो a और b का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। नोट डाउन करो। ठीक है, कितना हो गया, तीन। एक और, एक लिखो और, तीन चार है ना। और बताओ, तुम लोग बताओ यार कुछ। फैन बंद कर दे। चलो बताओ, लिखिए फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर ये कोई भी कंडक्टर है, मान के चलिए प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि आएगा, निकलेगा। तो हर जगह पर परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी है। अब कोई इसको एक्सप्लेन कर दो। और याद रखना, जितना हम एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं ना, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। चलिए बताइए, कोई भला आदमी एक्सप्लेन करना चाहो तो, कि काहे ऐसा होता है। बताइए कोई भी। फ्लक्स जीरो होता है। चलिए तो एक्सप्लेन कर दें हम, आता है क्या, ये कंडक्टर है इसलिए। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल है इसलिए। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो बताएं फिर, एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है और कैसे बताया गया है। मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे होता, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और यहां चार्जेस तो रहेगा। परपेंडिकुलर वाला फील्ड चार्ज को तो बाहर तो नहीं ले जा सकता, पर पैरेलल वाला फील्ड चार्ज पे फोर्स लगा के उसको सरफेस के अलॉन्ग मूव करा सकता है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो पैरेलल वाला चार्ज को मूव करा सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, ये ट्रू है, पर सरफेस के अलॉन्ग मूव करता है, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर सरफेस के अलॉन्ग मूव करते रहता तो उसके पास एनर्जी होता, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। फिर से बता रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी समझाना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे होता, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर और पैरेलल। पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करता, चार्ज को मूव करता किधर, along the surface, which is not possible
Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लिखिए इसको, हम लिखवा देते हैं, लिखिए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एनी एंगल, if electric field is at any angle, there must be two component, there must be two component, there must be two component of electric field parallel and perpendicular to the surface, parallel and perpendicular to the surface। ठीक है, the perpendicular, sorry, the parallel electric field, the parallel electric field will tend the charge, will tend the charge to move along, to move along, to move along the surface, to move along the surface, which is not possible, which is not possible, क्योंकि उसको मूव करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होगा, तो उसको एनर्जी कोई थोड़ी दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है therefore electric field is always perpendicular to the surface, therefore electric field is always perpendicular to the surface। ठीक है, टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया? 4। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन में 5 प्रॉपर्टी लिखना है। एक और प्रॉपर्टी बताइए। आता है? हाँ, क्या क्या क्या? नहीं नहीं, वो हाँ, वर्क डन 0 क्यों होता है, चलो इसका भी एक्सप्लेनेशन तू ही बता दे। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी बता के क्या प्रॉपर्टी है। ये 4 तो याद रखना ही है। एक और लिखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स, charge distribution on conductors depends on the shape of the conductor, depends on shape of the conductor। ठीक है, अब जो फैक्ट बता रहे हैं उसको याद रखना। ठीक है, जैसे कि एक कंडक्टर हम जानबूझ के कुछ अजीब सा शेप का बना है। ठीक है, जब इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहां जाएगा? सारा सरफेस पे। लेकिन जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कहां चार्ज ज्यादा रहेगा, कहां चार्ज कम रहेगा, तो जहां कर्वेचर सबसे ज्यादा है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां चार्जेस कम रहता है। जहां ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यानी जहां नुकीला पार्ट ज्यादा होगा, वहां चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इसका मतलब जहां नुकीला पार्ट होता है चार्ज का डेंसिटी वहां ज्यादा हो। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका फैक्ट हम बताते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है ठीक है ना, इसीलिए कभी नोटिस करना ये उतार लिए सब लोग, इसलिए नोटिस करना कि हम लोग
या किसी भी टावर पे, जैसे टावर बना रहा था ना, मोबाइल टावर वगैरह, उसके ऊपर एक ऐसा एरो दिया, ऐसा रॉड टाइप का रहता है ऊपर, स्कूल्स वगैरह में भी रहता है, कोई कोई अपने घर में भी अर्थिंग करा रखता है। ये चीज एकदम पॉइंटेड रहता है। क्यों पॉइंटेड रहता है? क्योंकि ये जो है वो अर्थ से कनेक्टेड रहता है, अर्थ फुल ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये कंडक्टर है, चार्ज फ्लो कर सकते हो, सारा नेगेटिव चार्ज यहां रहता है और बहुत हाई डेंसिटी में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बादल वगैरह गरजता है ऊपर तो लाइटनिंग होता है ना। अच्छा, वो लाइटनिंग क्यों होता है? वो जो बादल मतलब वो जो बिजली दिखता है हमको, कैसे होता है? मतलब कोई आइडिया है तुम लोग को? पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? वो पता नहीं, भगवान ऐसे करते होंगे। ये ले पॉजिटिव चार्ज। कैसे आता है पॉजिटिव चार्ज? किस दोनों में? बादल में टकराता है वो। चेन रिएक्शन, वाह, मेरा अलग ही स्टाइल है। हाँ, एक्चुअली बादल टकराता नहीं है, बादल एक दूसरे को जब हाई स्पीड से क्रॉस करता है ना, तो टकरा, हम सोचते हैं आवाज आता है तो वो टकराता है। एक्चुअली वो जब क्रॉस कर रहा होता है तो बहुत, जैसे तुम ऐसे समझो ना कि दो पानी का वेव बहुत हाई स्पीड से अगर कोलैप्स करे तो आप तो भी आवाज आएगा। उसी तरह से ऊपर समझो वो बादल ना हाई स्पीड से जब टकरा, मतलब एक दूसरे क्रॉस करता है तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, याद है? जब टकराएगा तो चार्जिंग होता है, तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्रिएट हुआ, और नीचे यहां क्या है? नेगेटिव। तो होता क्या है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव में एक वोल्टेज का डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। अर्थ का वोल्टेज हम कितना मानते हैं? 0। तो एक हाई वोल्टेज, वोल्टेज तो आता है लेकिन वो बहुत हाई वोल्टेज होता है। इतना हाई वोल्टेज रहता है कि बीच वाला एयर वो आयोनाइज हो जाता है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे आयोनाइजेशन। आयोनाइज हो जाने का मतलब याद है? डाइपोल प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ हवा में जो है ना वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके एक रास्ता बना लेता है, और वही रास्ता जब बिजली कड़कता है ना तो देखना वो एकदम ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे। तो एक्चुअल में वो जो रास्ता दिखता है ना, समझना कि उसी तरह हवा आयोनाइज होके वो पहुंचता है धरती तक। और धरती से पहले अगर वो टावर उसको दिख गया तो वो टावर को कैच कर लेता है, और वहीं से ऐसे लाइटनिंग होके और यहाँ से नीचे आ जाता है। अब वो टावर को क्यों कैच करता है तुम खुद समझो। कि अगर ऊपर से हम देखें तो हमको अर्थ पे तो नेगेटिव चार्ज दिख ही रहा है, पर अर्थ के ऊपर ही हमको कुछ नेगेटिव चार्ज कम दिख रहा है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। तो यहीं पर आ जाता है वो। पहले जमाने में जब टावर्स वगैरह नहीं होता था तो खबर भी आता था कि वहां बिजली गिर गया, 2 भैंस मर गया, 2 आदमी भी मर गया। लेकिन अब वो न्यूज इतना सुनने में नहीं आता होगा। खास करके सिटी में तो कभी नहीं गिरता, क्योंकि सिटी में इतना टावर्स होता है कि सारा बिजली कहाँ गिरता है? टावर्स के ऊपर। मैक्सिमम 90% टावर्स पे गिरता है। जिस टावर का हाइट सबसे ज्यादा, उस टावर पे सबसे ज्यादा गिरता है। ठीक है। अब हाँ, पेड़ पे भी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये हुआ क्वेश्चन है ना, बोलते हैं ना बारिश के समय पेड़ पे नहीं होना चाहिए। चलिए तो वो समझाते हैं। तो पेड़ जो है उसमें पत्ता रहता है, और हर पत्ते का जो लास्ट वाला एंड होता है वो नुकीला होता है। और नुकीला का मतलब सब पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है। यानी ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो पेड़ को अगर आप चार्ज के नजर से देखोगे, पत्ते के नजर से नहीं, तो पूरा तुम्हारा पेड़ एक नेगेटिव चार्ज का एक बड़ा सा वो दिखेगा। तो धरती पे पहले गिरेगा कि पहले उस पेड़ पे गिरेगा? पेड़ पे। हाँ, तुम अगर वो पेड़ तुम्हारा गोल गोल पत्ता वाला है तो तुम खड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हर जगह हम पत्ता देखें वो नुकीला ही होता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर रास्ते में 2 आदमी जा रहा है, एक टकला और एक बाल वाला, किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गिरने का? क्या है? हाँ, वो पॉइंटेड होता है ना, तो इसलिए टकला होना ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, फैक्ट समझ में आया ना?
जहां जितना नुकीला होगा चार्ज का डेंसिटी उतना ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्या वो हवा को आयनाइज करता है, ऐसे जैसे मान के चलो वो जिधर उसको जल्दी आयनाइज करने का मिला, जैसे इधर मिला तो इधर आयनाइज हो गया, फिर उसके बाद इधर मिला तो इधर हो गया, तो इसी हाँ कम एकदम करता है, तो इसीलिए। और हवा में नमी भी होता है, थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है, जहां जिधर तो उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा मिलता है उधर आयनाइजेशन का पावर ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से जिधर उसको बढ़िया पाथ मिलता है वही पाथ को फॉलो कर लेता है। चलो तो सारा कितना प्रॉपर्टी लिखवा दिए? हाँ, एक प्रॉपर्टी और था यार हमको जहां तक याद है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, या पांच ही था। एक बार गूगल करो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। हमको जहां तक याद है मॉड्यूल में नहीं है कुछ, मॉड्यूल सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए। चैट जीपीटी से पूछो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, देखो तो। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, इसीलिए वो कुछ नहीं। और कुछ क्या चार्ज डेंसिटी जीरो होता है? अरे वही इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, क्या क्या पांच ही है ना? कभी कभी खुद पे डाउट हो जाता है इसलिए पूछ रहे हैं। और कुछ देख, पढ़ पढ़ कि कुछ अगर नहीं बताए हो तो। हाँ, और जो काम का है वही पढ़ना है सिर्फ। हम्म, वो रेजिस्टेंस चैप्टर का है, सब यही नहीं पढ़ना। और कुछ है ऐसा देखो कुछ, हमको नहीं लगता होगा। और हो गया ना? 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 प्रॉपर्टी है ना? हाँ, हाँ कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता हो तो पहले ही मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंडक्टर का वो है, क्या बोलते हैं। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हो गया। चलो आते हैं, नेक्स्ट लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन, पहले कौन सा पढ़ा है? कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। हाँ अभी बहुत टाइम है, चलो लिखो। लिखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल, मेटल वाला बताओ पहले। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स लिखो पहले, पहले पैरेलल प्लेट्स वाला बता देते हैं। पहला, प्लेट याद है? एक पूरा जैसे ये दीवार एक प्लेट है ना, एक सरफेस उधर भी और एक सरफेस इधर भी। शीट में कितना होता है? एक ही सरफेस होता है, और प्लेट में दो सरफेस, एक इधर भी और एक उधर भी। अब अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज दिए, समझना ध्यान से, सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे। यहाँ कितना सरफेस है? दो, एक उधर और एक इधर। तो बताइए इन दोनों में कितना कितना चार्जेस रहेगा? हाँ, क्वेश्चन फिर से, यहाँ दो सरफेस है, पहला दूसरा,
इसको दिए प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू दोनों सरफेस पे रहेगा कि एक ही सरफेस पे रहेगा, और दोनों में रहेगा तो कितना कितना रहेगा, Q/2 और Q/2। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई, क्योंकि टोटल चार्ज Q है, दो सरफेस है तो आधा आधा कर दिए। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है हम, तो लॉजिक क्या होना चाहिए? अच्छा, मतलब दोनों तरफ प्लेन है, इसीलिए दोनों तरफ चार्ज सेम रहेगा। और कुछ? तो देखो, इसको एकदम बेसिक प्रोसेस से, ऐसे तो लास्ट में कंसेप्ट याद रखना है, पर समझ लो क्यों ऐसा होता है। मान लेते हैं इधर क्यू चार्ज है, तो इधर कितना होगा, क्यू माइनस क्यू। अब इसको पता लगाने के लिए हमको एक फंडा ये कंफर्म पता है, अगर हम एक ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। लेकिन हम ये बोलेंगे इस पॉइंट पे तो नेट 0 होगा, पर इस पॉइंट पर इस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी होगा। इसके लिए बोल सकते हैं एक शीट है, और शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q बाय ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो अब मेरे को ये बताओ, इस Q का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, याद है अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए किधर होता है, बाहर के साइड, तो इधर हो गया E1, और इसको लिखेंगे Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इस Q माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, और ये E2 कितना होगा, Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अगर दोनों 0 होना तो दोनों को बराबर होना होगा, तो जैसे दोनों को बराबर करोगे तो Q माइनस Q इज इक्वल टू Q, तो Q का वैल्यू कितना आएगा, इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। ये एक्चुअल लॉजिक है। ठीक है, नोट डाउन हुआ। अब सेकंड, हमको यही कंसेप्ट लगाना है बार बार, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स है, आगे जाके यही सब कैपेसिटर्स बन जाएगा आगे, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट्स है, इसको दिए प्लस क्यू और इसको दिए प्लस 3Q। यहां टोटल कितना सरफेस, 4, A B C D, चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज। बहुत आसान है, Q है तो Q/2 और यहाँ 3Q है तो 3Q/2 आंसर। नहीं मतलब लॉजिक कि भाई हर जगह रेडियस सेम है ना, कर्वेचर तो सेम होगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व हम ही करके बताते हैं, ठीक है, ऐसे कभी आधा आधा मत करना। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ चार्ज Q है, मान लिए, तो यहाँ Q तो इधर कितना, Q माइनस Q, चार्ज कंजर्वेशन। अब एक हम बुद्धि बताएंगे कि अगर यहाँ Q है इस प्लेट में, तो ठीक अपने सामने वाले प्लेट पे माइनस Q इंड्यूस करेगा। अब यहां माइनस Q है, टोटल चार्ज कितना होना है, 3Q, तो इस साइड कितना होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के कितना होना है, 3Q। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझ में आया। अब हमको अननोन सिर्फ कितना है, बस ये निकाल लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर जानबूझ के,
उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इस पॉइंट पे कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? चारों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? तो हम मान लेंगे सारा चार्ज पॉजिटिव है, मान लेंगे, और सब पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की तरफ। तो एक एक करके, हाँ, इस Q माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? वाह, चार्ज यहां है, इस प्लेट में है ना, तो इस प्लेट के लिए पॉइंट इधर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, इधर होगा ना। तो लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड। राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, और Q माइनस Q डिवाइडेड बाय, याद है, 2a एप्सिलॉन नॉट। इस वाले का पॉइंट इस साइड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर के साइड। राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। माइनस ले सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको भी एक समय के लिए पॉजिटिव ही मानो कि अगर यह एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर किधर होगा? अपने तरफ की बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। किधर? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव लिख के इसका चार्ज है माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट, इसके लिए ये पॉइंट इस साइड है, तो इधर ही होगा, प्लस की माइनस? माइनस 3Q प्लस Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और नेट कितना हो गया? 0। ये सब तो ऐसे ही लिखते हैं फालतू का। अब मेरे को बताओ, Q माइनस Q प्लस Q माइनस 3Q माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा? ये और ये -2Q, और ये कितना हो गया? -2Q। उधर जाके कितना हो गया? 2Q। तो Q का वैल्यू आ जाएगा माइनस, जो हमको चाहिए था। तो फाइनली हम आंसर ऐसे लिखेंगे, देखो Q का वैल्यू कितना आया? -Q, तो यहां लिखेंगे -Q। अगर यहां -Q तो इधर कितना? +2Q। अब यहां -Q तो यहां कितना? +Q। और यहां +Q तो यहां +2Q। ये हो गया एक्चुअल आंसर। बताओ इसका। अच्छा, ये Q पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा हमको पहले से कैसे पता? तो हम एक समय के लिए सबको क्या मान लिए? पॉजिटिव लिखा दी। और ऐसे, और ये तो हम बता दिए प्रोसेस ऐसे है, पर इसको ऐसे थोड़ी करना है हम लोग को, इतना इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, पहले ये उतारो, फिर हम तुरंत बताएंगे कि हमको करना कैसे, लेकिन लॉजिक भी हम बता दिए। कभी भी अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो बेसिक प्रोसेस यही है, सारे चार्ज को पॉजिटिव मान लेना है और सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। HC वर्मा है? निकाल के रखो, एक क्वेश्चन है उसमें। ये मिलेगा तुम्हारा उस चैप्टर में, एक कैपेस, मतलब क्या बोलते हैं, तो हाँ, गॉस लॉ वाले में मिलेगा। गॉस लॉ में एक्सरसाइज में जाओ और पलटो। हाँ, वो देखो प्लेट्स दिख रहा है बहुत सारा। हाँ, उसके नीचे भी देखो प्लेट दिख रहा है, उसके नीचे भी प्लेट्स दिख रहा है ना। चलो, ये यहां तक नोट डाउन हुआ सबका? नहीं? हाँ। HC वर्मा खोलो, पेज नंबर कितना है? 142 अगर है तो। देखो एकदम क्वेश्चन, कौन 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 सा क्वेश्चन है? 22, 22, 23, 24, देखो प्लेट्स दिख रहा है बहुत सारा। चलो सब करेंगे, पहले ये समझो, देखो ये समझे। अब देखो शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा। टोटल चार्ज कितना? 4Q। उसको आधा आधा करो, तो ये रहा 2Q, इधर रहा 2Q।
जोड़ के आधा आधा करके आउटर प्लेट्स में दे देना। और अगर आउटर प्लेट्स का चार्ज पता चल गया तो चार्ज कंजर्वेशन से इस दोनों का नहीं पता चलेगा। जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन है 23 के सेकंड वाला 23 24 में क्या क्वेश्चन है देखो तो, दो प्लेट्स है, नहीं उसके ऊपर वाला देखिए, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं ना। अच्छा इसमें चार्ज क्यू दिया है, इसमें चार्ज 0 दिया है। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो तो फटाक से, बुक को छोड़ दो। इसमें चार्ज प्लस क्यू दिए, इसमें चार्ज 0 है, तो कितना कितना चार्जेस रहेगा हर तरफ। तो जल्दी करो, सबसे पहले तुम लोग, हो जाना चाहिए तुरंत। तो टोटल चार्ज कितना, क्यू का आधा आधा, तो इधर हो जाएगा Q/2 Q/2। अच्छा अगर टोटल चार्ज 0 है तो इधर Q/2 तो इधर कितना -Q/2, और यहाँ -Q/2 तो +Q/2, दोनों को जोड़ देखो Q आ गया, बस आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चार्ज खाली डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है देखो उसका बाद वाला, उसमें टोटल प्लेट्स कितना है, 3 है। 1 2 3, कितना कितना चार्ज है, Q और -2Q, यही है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन है सी वर्मा का, है ना, तो टफ तो रहेगा। तो बताइए, क्वेश्चन में पूछा है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो कितना होगा, इस पे 0 है, ठीक है। कितना, दोनों को जोड़ो, दोनों को कि तीनों को, तीनों को, टोटल चार्ज कितना -Q, उसका आधा -Q/2, तो यहां हो जाएगा -Q/2 और यहां भी हो जाएगा -Q/2। क्वेश्चन में पूछा है कि राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो कितना आंसर आ गया, -Q। देखो आंसर चेक करो, वही होगा शायद। ठीक है, लेकिन अगर हमको सब में आंसर देना है तो देखो आराम से दे सकते हैं। अगर यहां -Q/2 हुआ, टोटल चार्ज 3Q करना है, सॉरी टोटल चार्ज Q करना है, तो यहाँ कितना +3Q/2, यहाँ +3Q/2, तो टोटल 0 करना है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ो, देखो आ गया, खत्म हो गया कुछ। ठीक है, तो ये टेक्निक खाली याद रखना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखो। ठीक है, हम लोग को